नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, विश्वविद्यालय न केवल आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि रक्षा संबंधी अध्ययन के लिए भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा आयातक की छवि को समाप्त कर विश्व के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। 11 राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों के विरोध पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.58% हुई। विदेश मंत्री ने कहा, भारत पहले की तरह ही अफगान लोगों के साथ खड़ा रहने का इच्छुक। जापान में सत्तारूढ़ दल के शीर्ष राजनेता तारो कोनो के प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा का स्थान लेने की संभावना। चीन ने ताइवान को ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय का नाम ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय में बदलने के लिए कथित समर्थन देने पर अमेरिका से विरोध प्रकट किया और देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा, देश को भाषाओं के संबंध में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू की है। ये क्विज 16 अगस्त से प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित की जा रही है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल हुआ है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारत के लिए होम रूल की मांग करते हुए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। आकाशवाणी समाचार को कल क्विज में पूछे गए इस प्रश्न पर पूरे विश्व से श्रोताओं के जवाब मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले के नमन हरचंद। नमस्कार, मेरा नाम नमन हरचंद है और मैं पंजाब प्रदेश के गुरदासपुर जिले से बोल रहा हूँ। मैं 13 सितंबर के अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर प्रसार भारती का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस क्विज के जरिए मुझे ये मौका दिया, जिससे मैं अपने स्वतंत्रता के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और जान सकूँ। आप भी प्रसार भारती के जरिए इस क्विज से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 10वां प्रश्न है, तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप पर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय न केवल आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि रक्षा अध्ययन, रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकी और जनशक्ति विकास के लिए भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के स्वाधीनता संग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को नमन करने का दिन है। श्री मोदी ने रक्षा औद्योगिक गलियारे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस परियोजना में अलीगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान है। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के प्रदर्शनी मॉडल का अवलोकन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कारण उत्तर प्रदेश आज कई बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा है। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर रहा है और दुनिया के महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देश और विश्व में कोविड-19 से निपटने में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों योजनाएं अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए विकास का केंद्र बनेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 11 राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड।
वित्त मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रोत्साहन के तौर पर इन राज्यों को 15,721 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों के विरोध पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को नोटिस भेजे गए हैं। आयोग को किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। आयोग ने धरना स्थल पर मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुआवजे की मांग पर झज्जर के जिला मजिस्ट्रेट से 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 78,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 37,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 97.58% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 72 करोड़ 77 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 1 करोड़ 6 लाख और टीके भेजे जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 4 करोड़ 49 लाख टीके अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 19,49,214 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 3,04,204 टीके लगाए गए। प्रदेश में 12 नए कोविड मामले, जिनमें इंदौर में 6, भोपाल में 2 और दतिया, ग्वालियर, कटनी और नरसिंहपुर जिलों में एक नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामले 131 हैं। प्रतिदिन 60,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। इस बीच संकट प्रबंधन समूह 17 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान के लिए प्रत्येक जिले, ब्लॉक, गांव और वार्ड स्तर पर जागरूकता गतिविधियां चला रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय: मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, विश्वविद्यालय न केवल आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेंगे, बल्कि रक्षा संबंधी अध्ययन के लिए भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा आयातक की छवि को समाप्त कर विश्व के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में नई पहचान बना रहा है। 11 राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय की लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों के विरोध पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.58% हुई। विदेश मंत्री ने कहा, भारत पहले की तरह ही अफगान लोगों के साथ खड़ा रहने का इच्छुक। जापान में सत्तारूढ़ दल के शीर्ष राजनेता तारो कोनो के प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा का स्थान लेने की संभावना। चीन ने ताइवान को ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय का नाम ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय में बदलने के लिए कथित समर्थन देने पर अमरीका से विरोध प्रकट किया। और देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा, देश को भाषाओं के संबंध में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान की गंभीर आपात स्थिति में भारत पहले की तरह पूरी मजबूती से वहां के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सुचारू माहौल बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना होगा। अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति में प्रभावी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना प्राथमिक चुनौती है। जापान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेता तारो कोनो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह ले सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के एक अन्य शीर्ष दावेदार शिगेरू इशिबा के पीछे हटने के बाद तारो कोनो के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने की संभावना बढ़ गई है। नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए 29 सितंबर को मतदान होगा।
चीन ने मीडिया की उस रिपोर्ट पर विरोध जताया है जिसमें ये कहा गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन ताइवान को ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय का नाम बदलकर ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय करने की अनुमति देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कल संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि अमरीका को एक चीन सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आज हिंदी दिवस है। 1949 में आज के ही दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि लोगों को हिंदी दिवस पर संविधान सभा के आदर्शों को याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में अपने शुभकामना संदेश में कहा कि हिंदी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश को उत्पादन और व्यवसाय के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ भाषाओं में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि सरकार देश में सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी भारतीय भाषा की एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। देश के किसी भी कोने से संसद सदस्य यहाँ आते हैं, अपनी भाषा में निश्चिंत होकर वो बोल सकते हैं। इनके संपूर्ण अनुवाद की, भावानुवाद की भी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। प्रसार भारती मुख्यालय नई दिल्ली में आज हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने समारोह की अध्यक्षता की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने दैनिक कार्यों में राजभाषा के उपयोग को बढ़ाने की शपथ ली। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान राजभाषा के महत्व को दर्शाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने नागरिकों से हिंदी के उपयोग और बढ़ावा देने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश की आवाज हैं और अपने कार्यक्रमों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वेणुधर रेड्डी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने अपने विचार साझा किए और लोगों से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जो कि प्रसार भारती की विशेषता रही है। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विविधताओं का देश है। हमारा देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तथापि अपनी सरलता, सुबोधता और पहुंच के कारण हिंदी ने भारत की राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब हिंदी मात्र संपर्क भाषा न होकर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। आकाशवाणी के कार्यक्षेत्र को देखते हुए हिंदी का महत्व और अधिक व्यापक हो जाता है। आकाशवाणी पूरे देश की आवाज है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस भूमिका में हिंदी की सार्थकता और प्रभावकारिता को नकारा नहीं जा सकता है। और अब आज का संस्कृति संदेश। किसी भी देश की भावात्मक एकता में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि भाषा ही मनुष्य में भावनाओं का संप्रेषण करती है। भाषा वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। भाषा वो मचलता हुआ एक हवा का झोंका
जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुजरता है, वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर के चलता है, वो जोड़ता चला जाता है। भारत की आजादी के आंदोलन में हिंदी ने एक सूत्र का काम किया था। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि प्रांतीय मतभेदों को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी कर सकती है, उतनी कोई दूसरी भाषा नहीं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि जिस देश में अपनी भाषा और साहित्य का गौरव नहीं होता, वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। यही वजह है कि हिंदी को आज भी एकता की कड़ी कहा जाता है। आजादी से पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी कहा करते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, आजादी के बाद यही भारतीय गणतंत्र की राजभाषा भी होगी। उनकी भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई और आजादी के बाद हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। आज हम लेकर आए हैं नागालैंड की रानी मां गाइदन लियू की पराक्रम का गाथा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज आंध्र तिलक के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी चेर्ला हरिसर्वोत्तम राव की जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1883 में कर्नूल में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की विचारधारा से प्रभावित राव बेहद छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। राव पर बिपिन चंद्र पाल का असर पड़ा। मेधावी छात्र राव ने सन 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किया था। राजमंड्री के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में हुए उनके एक भाषण से, पाल के उस विचारोत्तेजक भाषण से प्रेरित छात्रों ने अगले दिन कॉलेज में वंदे मातरम लिखे हुए बैज पहन लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कॉलेज के तत्कालीन अंग्रेज प्रिंसिपल मार्क हंटर को ये रास नहीं आया और उन्होंने छात्रों के तब तक कॉलेज में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जब तक वे उस बैज को हटा नहीं लेते। लेकिन छात्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने छात्र नेता राव को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। सन 1908 में राव ने स्वराज्य नामक एक तेलुगु साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि राव का लेख विपरीत बुद्धि राजद्रोह है और इस आरोप में उन्हें 3 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई। सन 1914 में राव होम रूल लीग की आंध्र इकाई के सचिव बने। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। 1923 में वो स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। गाड़ी चेर्ला हरिसर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के भी अगुवा माने जाते हैं।
तेलुगु भाषी क्षेत्रों में पुस्तकालय आंदोलन के वो प्रमुख हस्ताक्षर रहे। राव रिकॉर्ड 24 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। उन्हें भारतीय पुस्तकालय संघ कलकत्ता के उपाध्यक्ष और मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रौढ़ शिक्षा के पहले निदेशक होने का भी गौरव हासिल है। उनका पुस्तकालय आंदोलन ही था जिसकी वजह से उन दिनों मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित हुआ। राव ने कई पत्रिकाओं और अखबारों का संपादन भी किया, जिनमें से प्रमुख रहे आंध्र केसरी, नवयुगम, आंध्र पत्रिका, मातृसेवा, आंध्र वर्था और पंचायती राज्यम। आंध्र पत्रिका के पहले संपादक के रूप में नामित राव राष्ट्र के लिए खड़े रहे। उन्हें तेलुगु पत्रकारिता का प्रमुख स्तंभ होने का सम्मान भी हासिल है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा चौक में सुरक्षा बलों पर ग्रेनाइड हमले में 3 नागरिक घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि आतंकवादियों ने पुलिस दल पर ग्रेनेड से हमला किया। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर ली है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, विश्वविद्यालय न केवल आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि रक्षा संबंधी अध्ययन के लिए भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा आयातक की छवि को समाप्त कर विश्व के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक देश की नई पहचान बना रहा है। 11 राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों के विरोध पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.58% हुई। विदेश मंत्री ने कहा, भारत पहले की तरह ही अफगान लोगों के साथ खड़ा रहने का इच्छुक। जापान में सत्तारूढ़ दल के शीर्ष राजनेता तारो कोनो के प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा का स्थान लेने की संभावना। चीन ने ताइवान को ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय का नाम ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय में बदलने के लिए कथित समर्थन देने पर अमेरिका से विरोध प्रकट किया। और देश भर में
हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा, देश को भाषाओं के संबंध में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।